कश्मीर रीजन जिसमें कि 47 सीट्स हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल अर्थमेटिक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी और पीडीपी को लेकर। ओवरऑल कैंडिडेट्स की बात करूँगा कि तकरीबन जो है 900 के करीब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कश्मीर में लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसमें से 40% जो है इंडिपेंडेंट्स हैं। तो हाँ। वहाँ का खेल जो है बिगड़ने वाला, जो कह रहे हैं ना कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वहाँ का खेल सभी पार्टियों का बिगाड़ सकते हैं। इस चुनाव में एक तीसरा फ्रंट भी आ सकता है क्या सामने, बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी के अलावा? उमर अब्दुल्ला ने ब्लेम किया है इंजीनियर राशिद को कि आप साहब कश्मीर रीजन में जो है हमारे वोट को डिवाइड कर रहे हैं। मुस्लिम वोटों का डिवीजन बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, और पत्थरबाजी की घटनाओं में ज़्यादातर यूथ ही पिसते थे, और यूथ इस समय देख रहा है कि हमारे लिए जो शांति व्यवस्था में रोजगार के मौके मिल रहे हैं, टूरिज्म के सेक्टर के ज़्यादा बढ़ने से जो है टूरिज्म के आने से, टूरिस्ट के आने से जो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट के अवसर ज़्यादा तैयार हो रहे हैं। तो उन सब स्थितियों में लोगों का ध्यान अब डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और उनका फेथ भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम की तरफ ज़्यादा बन रहा है। 25 सितंबर को सेकेंड फेज का जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना है, और पहले चुनाव जो इलेक्शन हो चुके हैं वहाँ पे 61.3% के लगभग वोटिंग हुई है, और ये सारा आंकड़ा ये बता रहा है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर जम्मू और भाजपा के लिए भी, पीडीपी के लिए, कांग्रेस के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, और उसके साथ आज़ाद लोग जो फाइट कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि 370 के बाद जो है बहुत बड़ा विरोध होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। और 25 को जब चुनाव होने जा रहे हैं उसमें दो बड़े नेता जम्मू कश्मीर के मैदान में होंगे। एक हैं उमर अब्दुल्ला जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जम्मू कश्मीर के, और दूसरे हैं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना जी। और दोनों के ही जो अलग अलग सीटों से ज़रूर हैं वो दोनों अरुण जी, लेकिन आपसे ये जानने की इच्छा ज़रूर है कि ये जो 26 विधानसभा में जो 266 कैंडिडेट फाइट करने जा रहे हैं, और उसमें उमर अब्दुल्ला जो खुद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कितना बड़ा उनके लिए चैलेंज है ये चुनाव? क्या उनका नाक का सवाल है, और उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी कि वो दो जगह से लड़ें? मतलब वो गांडरबल से तो लड़ ही रहे थे, और उनकी जो सीट रही है, पुश्तैनी सीट रही है, उस पे लड़ते लड़ते वो दूसरी सीट पे भी जाके लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बड़गांव और गांडरबल, इन दोनों में उनके लिए कौन सी फ़ायदेमंद होगी? देखिए पूजा जी, जम्मू कश्मीर का सेकंड फेज का चुनाव महत्वपूर्ण तो ही है, या यूँ कहें कि जम्मू कश्मीर का पूरा चुनाव ही एक सबके लिए जो है नाक की लड़ाई बन गया है सबके लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक कदम आगे बढ़ के अलायंस किया। पीडीपी जो कि बीजेपी के साथ अलायंस में उसके पहले थी, वो बाहर होके अकेले चुनाव लड़ रही है। और तीसरा बीजेपी की साख इस पे जुड़ी हुई है कि 10 साल उन लोगों ने जो वहाँ पर 370 के हटाने के बाद में उन लोगों ने जिस तरह से कोशिश की है वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी को ज़मीन पे उतारने की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को व्यवस्थित करने की, और उसके बाद में जो वहाँ पर जो ट्राइब्स हैं, बकेरवाल और गुजर और पहाड़िया ट्राइब्स को उन लोगों ने जो उनको एक तरह से देखा जाए कि डेमोक्रेटिक सेटअप में जो है पहचान दिलाने की कोशिश की है। रिजर्वेशन देने की भी बात आगे आई इसी समय में। आप बात कर रहे हैं 1947 में जो पीओके से भारत आए, जम्मू कश्मीर में आके बसे उन लोगों की, जिनको बड़ा एक अधिकार दिया जा रहा है इस चुनाव में, और पहली बार शायद 70 साल में पहली बार वो लोग वोट डालने जा रहे हैं। उनको वोट डालने जा रहे हैं। तो एक तरह से ऐसे हैं तो वो 2-3% ही पॉपुलेशन में, लेकिन 3% इस समय जो है जिस तरह से आप देखेंगे कई कोड़ी मुकाबला हो रहा है। मैंने जैसे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी, पीडीपी, बीजेपी, और उसके साथ में आपने देखा होगा इंजीनियर राशिद की भी जो है एआईपी जो है
बहुत महत्वपूर्ण पार्टी हो गई। साथ में जमायत इस्लामी के भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। तो इस तरह से जो कश्मीर रीजन जिसमें कि 47 सीट्स हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल अर्थमेटिक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी और पीडीपी को लेकर। और दूसरी बात आपने कही कि इसी वजह से जब आप ओमर अब्दुल्ला की बात करती हैं तो ओमर अब्दुल्ला के लिए परेशानी यहीं से होती है शुरू, कि इंजीनियर राशिद जिन्होंने उनको जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बुरी तरह से हराया, उनको 4 लाख वोट मिले और ओमर अब्दुल्ला का 2 लाख के ही करीब वोट मिले। तो इस तरीके से देखा जाए उनकी परेशानी ये थी कि साहब सब जो एंटी बीजेपी फोर्सेज हैं वो सब मिल के अगर चुनाव लड़ते तो ये लोग एक तरफा जीत हासिल कर सकते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए गांदेरबल जो उनकी अपनी सीट है वहाँ से लड़ने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि वहाँ पर इंजीनियर राशिद का कैंडिडेट वो बहुत मजबूत है और उनकी वहाँ पर मास अपील भी ज़बरदस्त है। तो उसके अलावा जब बडगांव में आए हैं तो बडगांव और यहाँ पर दोनों जगह पीडीपी के कैंडिडेट भी बहुत ज़बरदस्त कैंडिडेट है। और बडगांव में आए हैं तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताऊँगा, वहाँ पर शिया मुस्लिम पॉपुलेशन है। शिया मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ की बडगांव के इलेक्ट्रेट का 40% है। तो 40% शिया पॉपुलेशन और जो उनके अगेंस्ट में जो पीडीपी के कैंडिडेट हैं वो शिया पॉपुलेशन से आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो बडगांव में भी उनके लिए मुश्किल पैदा हो गई है। और बडगांव में जो है वोटों का बिखराव उनके लिए जो है, ऐसा तो है नहीं, पीडीपी कैंडिडेट अगर ये लोग एक सीजेबल नंबर ले आते हैं तो उसके बाद इन्हें जाना पड़ेगा पीडीपी के हिसाब में एंटी बीजेपी कोalition बनाने के लिए। लेकिन वहाँ भी इनके लिए स्थिति जो है, मैंने जैसा कहा कि जो उनके खिलाफ कैंडिडेट हैं, आगा सईद मुत्तसिर उनका नाम है, वो शिया कैंडिडेट हैं पीडीपी के, तो वहाँ भी उन्हें दूसरे ढंग की समस्या झेलनी पड़ रही है। गांदेरबल उनके लिए सीट डिफिकल्ट हो गई है क्योंकि वहाँ पर भी पीडीपी का कैंडिडेट तो है ही है, साथ ही में जो इंजीनियर राशिद का कैंडिडेट जो कि कश्मीर रीजन में काफ़ी प्रभावशाली इस समय हो चुके हैं, उन्होंने तकरीबन 34 सीट पे अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हुए हैं। साथ ही में मैं आपने इंडिपेंडेंट्स की बात कही, कुछ आज़ाद कैंडिडेट्स की, तो मैं ओवरऑल कैंडिडेट्स की बात करूँगा कि तकरीबन जो है 900 के करीब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कश्मीर में लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें से 40% जो है इंडिपेंडेंट्स हैं। तो वहाँ का खेल जो है बिगड़ने वाला, जो कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वहाँ का खेल सभी पार्टियों का बिगाड़ सकते हैं। उसमें कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की आ रहे हैं कि जो नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको ज़्यादातर आशा है कि बीजेपी की तरफ वो लोग जा सकते हैं, क्योंकि वो इस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी जो है जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन के लिए अलग अलग बना रखी है। कश्मीर में 47 सीट्स है लेकिन बीजेपी ने सिर्फ 19 कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं और उनका टारगेट भी है 10 से 12 सीट जीतना, क्योंकि आपने अगर ध्यान दिया होगा कि जो राम माधव हैं बीजेपी के जो कश्मीर के इंचार्ज हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम जो है यहाँ से 35 सीट का, जम्मू रीजन में 43 सीट्स हैं, यहाँ से उन लोगों ने टारगेट किया है कि 35 सीट्स जीते हैं। और कश्मीर रीजन से उन्होंने कोशिश, अपनी स्ट्रेटजी बनाई है कि अगर 10 जीतते हैं, एटलीस्ट 10 उन्हें जीतना है, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी है 10+ अगर हो जाता है तो दैट वुड बी बोनस। लेकिन 10 सीट जीतने के बाद, यानी 35 यहाँ से 10 सीट वहाँ से, उसके बाद के और मेजॉरिटी के लिए उन्हें 46 सीट चाहिए। तो उसके बाद जो 1 या 2 या 5 सीट और उनको जरूरत पड़ेगी तो वो इंडिपेंडेंट्स, इसीलिए वो और इसी वजह से जो है उमर अब्दुल्ला ने ब्लेम किया है इंजीनियर राशिद को कि आप साहब कश्मीर रीजन में जो है हमारे वोट को डिवाइड कर रहे हैं। मुस्लिम वोटों का डिवीज़न बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और उसमें जो है जमायत इस्लामी के कैंडिडेट्स हैं, तकरीबन 7 अब इस समय हैं फ्रेम में, और उनके 34 कैंडिडेट इंजीनियर राशिद के हैं। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोटों का डिवीज़न होता है और इंजीनियर राशिद का स्टेटमेंट कि साहब मैं किसी के साथ में भी अलायंस करने को तैयार हूँ बशर्ते हमारी शर्तों के साथ समझौता हो। तो इस तरह से फील्ड जो है ओपन है और वही ओपन फील्ड जो है परेशानी का कारण है उमर अब्दुल्ला के लिए। अच्छा, इसलिए उन्होंने 2-2 सीटें अपनी चुन के रखी है कि अपनी नाक यहाँ भी बचा लें विधानसभा में। हाँ, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि 370 की जब धारा हटाई गई तो कश्मीर में चुनाव जब होंगे तो भारी विरोध देखने को मिलेगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है, फर्स्ट फेज़ का चुनाव हो चुका है, सेकंड फेज़ में आज राहुल गांधी वहाँ पे हैं, अमित शाह लगातार जा रहे हैं, मोदी जी एक बार जाके रैली कर चुके हैं, तो ये सारा चीज़ें और जिस तरह से सारे वो बदलते जा रहे हैं वहाँ के समीकरण, और आज़ाद के लिए आप बता रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट जितने भी प्रत्याशी होंगे वो बड़ा खेल कर सकते हैं, लेकिन
आपको क्या लग रहा है कि 370 का सेंटिमेंट जो था जम्मू कश्मीर में, वो कितना बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है और क्या उसका प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, 370 को एब्रोगेट किया जब और 35A को हटाया गया 2019 में, जब दूसरे टर्म में बीजेपी सरकार आई, सेंट्रल गवर्नमेंट की बनी, तो आपने देखा होगा कि उस समय कुछ दिनों के लिए पत्थरबाजी और प्रोटेस्ट हुए, लेकिन उस लॉ एंड दैट वो सिचुएशन जो है प्रिक करने वाली बात थी कि सेंटिमेंट्स को उकसाया जाए, लेकिन उससे पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया। उसके बाद जो दूसरे दौर की बात शुरू हुई, दूसरे दौर की बात ये हुई कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और शांति व्यवस्था अगर बहाल हुई तो उसके बाद से वहाँ का सबसे बड़ा, आप जानती हैं, जो सेक्टर है वो टूरिज्म का है। टूरिज्म में लोग जाने लगे, रिकॉर्ड नंबर ऑफ जो लोग हैं वो बाहर से भी आए और देश के विभिन्न जगहों से वहाँ पर विजिट किया, तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा वहाँ के लोकल लोगों को हुआ। तो जो ये 370 का सेंटीमेंट्स था वहीं पे ख़त्म होना शुरू हो गया। और उसके बाद आपने दूसरा, आप अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें जिस तरह से जहाँ पर 19 और 20% वोटिंग हुआ करती थी, उन कंस्टिट्यूंसीज़ में आपने देखा कि 50% 60% करीब पोलिंग हुई। तो दूसरा एग्जाम्पल आप उससे ले सकते हैं कि साहब वहाँ पर जो है शांति व्यवस्था में लोगों का ज़्यादा यकीन था, बनस्पत की जो जिस तरह से लोगों को प्रिक किया जा रहा था पत्थरबाजी के लिए, और पत्थरबाजी की घटनाओं में ज़्यादातर यूथ ही पिसते थे। और यूथ इस समय देख रहा है कि हमारे लिए जो शांति व्यवस्था में रोजगार के मौके मिल रहे हैं, टूरिज्म के सेक्टर के ज़्यादा बढ़ने से जो है, टूरिज्म के आने से, टूरिस्ट के आने से जो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट के अवसर ज़्यादा तैयार हो रहे हैं, तो उन सब स्थितियों में लोगों का ध्यान अब डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और उनका फेथ भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम की तरफ ज़्यादा बन रहा है। उसका एक एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं हुए थे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उन लोगों ने बहुत समय से जो है लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं होने दिए। तो उसमें जो पंचायत इलेक्शन हुए, डीडीसी और बीडीसी इलेक्शन ये सब हुए, तो उसमें आपने देखा होगा जिसकी पिछले हफ्ते की जो रैलीज हुई हैं, जिसमें कि अमित शाह ने उसको कहा कि 30,000 रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इस डेमोक्रेसी के, जो फ्रूट ऑफ डेमोक्रेसी है, इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, अगर 30,000 रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें इलेक्ट हुए डेमोक्रेटिक तरीके से, तो जाहिर सी बात है एक मैसेज जाता है, उनके कुछ न कुछ सपोर्टर्स होंगे जिनके साथ में उस व्यवस्था में यकीन कर रहे हैं। इसी का कारण आपने देखा होगा कि जमाते इस्लामी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ है उससे उन्होंने उसमें जो है अपना एक कॉन्फिडेंस रिपोज किया कि साहब इस ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में हम भी अपनी आवाज़ को रखेंगे। इसीलिए उन लोगों ने डिसाइड किया, उनकी पार्टी पर जरूर बैन लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े किए हैं ताकि वो लोग जो है अपने तरीके से नेगोशिएट करेंगे, और हो सकता है वो जो कैंडिडेट्स हैं बीजेपी को सपोर्ट कर लें या इंजीनियर राशिद के साथ में जाके लोग मिल के सपोर्ट कर लें, क्योंकि इंजीनियर राशिद और जमात इस्लामी के बीच में समझौता हो चुका है। वो लोग एक दूसरे के कैंडिडेट्स को या फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव सिनारियो बना हुआ है। तो मैं क्या समझूं अरुण जी कि इस चुनाव में एक तीसरा फ्रंट भी आ सकता है क्या सामने? बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी के अलावा जमात इस्लामी और इंजीनियर राशिद की पार्टी, अगर वो उस स्थिति में हो सकता है कि अगर इंजीनियर राशिद के पास 34 कैंडिडेट्स हैं और 7 कैंडिडेट्स जो हैं जमात इस्लामी के हैं, जो अगर उन लोगों में से उनसे 15-20 कैंडिडेट आते हैं, अगर उनको लोग 15 जगह सपोज जीत जाते हैं, 10+ हो जाते हैं, तो उनके पास एक तरह से नेगोशिएशन की पार आ जाएगी। नेगोशिएशन की जो शक्ति आने पर तो हो सकता है वो कहें कि साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जो है आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, पीडीपी आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट होगा, और अगर बीजेपी को रोकना है तो इस तरह का अगर नेगोशिएशन, हार्ड नेगोशिएशन होगा, तो उस स्थिति में एक तीसरा एक फ्रंट बन सकता है जो कि दोनों पार्टी के एंटी बीजेपी सेंटीमेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हुए वो नेगोशिएशन आगे बढ़ा सकता है। इस तरह की राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, इस तरह की भी संभावना क्यों नहीं बन सकती है। वो तो हम लोगों ने मणिपुर में भी ऐसा कुछ देखा कि 2 सीट कोई जीतता है और उसके बाद जो है पूरी सरकार ही बदल जाती है। तो पूरी की पूरी सीट जो है, जहाँ एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में जो डबल इंजन की सरकार होने की बात कही जा रही है, उसमें राज्य सरकारों को, जो भी राज्य में सरकार होगी उसको ज़्यादा फायदा होगा। अदरवाइज आप संघर्ष की स्थिति में रहेंगे, आपको न तो योजनाओं को उतना लाभ हो सकता है। तो ये इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो पॉपुलर सेंटीमेंट है, वो पॉपुलर सेंटीमेंट जो है काफ़ी कुछ बीजेपी के फेवर में दिख रहा है। लेकिन अगर उसी के बनस्पत, उसी के जस्ट ऑपोजिट आप देखेंगे कि लोग अगर चाह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो,
व्यवस्था परिवर्तन में भी कई प्रश्न लगे हुए हैं। आप कहते हैं कि 370 को आके आप हटा देंगे, लेकिन उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी राज्य सरकार में चाहिए। उसके बाद उसको पास करने के बाद में आपको केंद्र में भेजना पड़ेगा, केंद्र सरकार ही डिसीजन लेगी। केंद्र में जिसकी सरकार है वो ऑब्वियसली, तो वो एक डिस्टेंट ड्रीम है आपके लिए। जी। लेकिन इन सब के बीच में जो एक बड़ा नाम और भी है 25 के इलेक्शन में, रविंद्र रैना, मतलब बीजेपी का बड़ा चेहरा है वो वहाँ पे, और हिंदू मेजॉरिटी को भी आगे लाने में उनका बड़ा हाथ है, और एकता की बात वो हमेशा से करते रहे। नौशेरा से उन्होंने रिकॉर्ड जीत भी लास्ट 2014 के चुनाव में अपना दिखा ही चुके हैं दबदबा। उनके लिए भी बड़ी एक चौंकाने वाली चीज़ अभी सामने आई जब मैं पूरा रिसर्च कर रही थी। उनके एसेट आपको पता है सिर्फ 1000 रुपये। मतलब ये इतनी चौंकाने वाली बात है कि एक इतना बड़ा नेता वो एक सरकारी मकान में रहता है और उसका एसेट उसने जो डिक्लेयर किया है अपने नॉमिनेशन में वो 1000 रुपये दिया है। अब आप ये बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी जी, जिसके साथ उनका लास्ट टाइम भी कांटे की टक्कर रही थी, वो कैसा होगा इस बार का नज़ारा? हाँ, देखिए, नौशेरा से आपने उनके बारे में, उनको पहले दौर के जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे उसमें उनका नाम नहीं आया था, तो पार्टी में बड़ा विरोध हुआ था। बहुत उनके समर्थकों में विरोध था। उन लग रहा था कि उनका भी टिकट कट जाएगा, क्योंकि पार्टी ने, जो बीजेपी ने जो है 2 सीनियर नेताओं के, जो निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता, जो 2 नेता हुआ करते थे, उनके टिकट काटे थे। उसके बाद में इनका जब पहली लिस्ट में नहीं आया था तो लोगों को लगा था कि साहब इनका भी नाम कट गया। हाँ। लेकिन दूसरी लिस्ट में इनका नाम आया और इनको नौशेरा से ही लड़ाया गया। और ये बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं, यूँ कहिए बहुत प्रभावशाली हैं, और जिस तरह से प्रभाव इनका क्षेत्र कहा जाता है उतनी ही दमदार आवाज़ भी है। तो ये जम्मू रीजन में जो है इनका बहुत ज़बरदस्त देखा जाए तो जो है वो जो हिंदू वोट्स के कंसोलिडेशन की आपने बात कही, उन सब चीज़ों को देखते हुए ये इनका बड़ा प्रभाव क्षेत्र है। और बीजेपी के कुछ रिपोर्ट्स में देखा जाए तो ऐसे चीफ मिनिस्टर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक की कैंडिडेट है जो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट भी हो सकते हैं। तो वो उनके बारे में काफ़ी पॉजिटिव देखा जाए तो सेंटीमेंट है, और उनको लेकर जो है मुझे लगता है कि पार्टी काफ़ी आशान्वित दिखती है कि वो फिर इस बार जीतेंगे ही। जी। इसी बीच में एक जो आज का दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राहुल गांधी 2 जगह पे, एक तो अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए तारिक हामिद कर्रा के लिए कर रहे हैं प्रचार, और वो 2 जगह पहुंचे हुए हैं। और आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का प्रचार करना वहाँ पे, और जिस तरह से वो भाषण अभी दे के आए हैं और जिस तरह की बातें वो बोल रहे हैं, वो कितना कांग्रेस को सपोर्ट करेगा या एनसी को सपोर्ट करेगा? देखिए, राहुल गांधी जब से विपक्ष के नेता हुए, या यूं आप कहें कि इस बार के पूरे लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने भारत न्याय यात्रा शुरू की, और वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहली की थी जब असेंबली इलेक्शन हो रहा था, उसके बाद दोनों यात्राओं से जो उनको जितना डिविडेंड, जो फ़ायदा मिलना चाहिए था, वो मिला। कांग्रेस पार्टी भले ही 99 सीट पे है, एमपीज़ हैं उनके, लेकिन पूरे जो देशव्यापी जो उनकी जो लीडरशिप के रूप में मैच्योर इमेज उभरी है, कांग्रेस ने एक बड़ा प्रयत्न किया, उन्होंने भी बड़ा प्रयत्न किया। तो जो कांग्रेस पार्टी के ओवरऑल जो है कार्डर्स में एक कॉन्फिडेंस आया है, और उनकी लीडरशिप प्रभावशाली नेता के रूप में उभरी है। इसी वजह से अगर वो प्रधानमंत्री ने एक हफ्ते में दो जगह 2 रैली एड्रेस की, 2 बार विजिट किए। आज राहुल गांधी जा रहे हैं, मुझे लगता है आज उनकी पहली चुनावी सभा है, और श्रीनगर के पास में सुनारकोट पुंछ के पास में है, और दूसरी श्रीनगर के पास में क्या जो साल्टेंग, श्रीनगर के पार्ट में वहाँ पर जो आपने प्रदेश अध्यक्ष बताया वो लड़ रहे हैं। तो उनका महत्व इस तरह से है कि जो अपना काडर है उसमें कॉन्फिडेंस भरना। और दूसरी बात आपने देखा होगा कि इस बार कांग्रेस की स्ट्रेटेजी रही है कि जो उनका परंपरागत वोट बैंक है उसको स्प्लिट न होने दे, उसके लिए किसी कीमत पर भी समझौता किया जाए। जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ किया था, उसी वजह से वो एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने उमर अब्दुल्ला की पार्टी के साथ में जाके समझौता किया। और वो कोशिश, और जब वो एड्रेस करेंगे तो जो कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम वोट है, ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट का डिवीज़न जो है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि लोगों को जो वहाँ का जो इलेक्टोरेट है, जो एंटी बीजेपी सेंटीमेंट रखता है, उसको लगेगा कि साहब कांग्रेस के साथ जाने में, इस अलायंस के साथ जाने में ज़्यादा, अगर वो एंटी बीजेपी वोटर है तो उन लोगों का बिखराव जो है होने से बचेगा। तो बीजेपी, माफ़ कीजिएगा, राहुल गांधी के जाने से
उस सेंटिमेंट्स को एक बड़ा बल मिलेगा और मुझे लगता है कि जो वहाँ का जो काडर है, जो कांग्रेस का काडर है, वो री एनर्जाइज होगा और जो एंटी बीजेपी सेंटिमेंट है उसके साथ में कंसोलिडेशन उनका जो है पूरी तरह से बनता हुआ दिखेगा। तो अब ये देखना बहुत ही रोचक होगा 25 तारीख को कि उमर अब्दुल्ला आगे आते हैं या कांग्रेस के साथ मिलकर उमर अब्दुल्ला आगे आते हैं। 26 सीट बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, पहले हाँ, फेज की 24 सीट, इस बार की 26 सीट और 266 कैंडिडेट्स बड़गाम, श्रीनगर, गांडरबल, जम्मू रीजन के, पूंछ और राजौरी। एक बात मैं आपको टोकूंगा, जी, जी। एक इस बीच जो है वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी जो इस बार पहली बार बनी है, परिसीमन के बाद बनाई गई है, परिसीमन की बताई गई है, जी। वहाँ का भी जो है वोटिंग का पैटर्न देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। किस तरह से होता है, बीजेपी की तरफ जाती है या फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी। तो इस बार का ये चुनाव, इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी लगातार और हम बात करते रहेंगे अरुण जी से। देखते रहिए India.com।